नमस्कार। भाषा विज्ञान सप्तम प्रश्न पत्र में हम पहली इकाई के अंतर्गत भाषा परिवर्तन की दिशाएं, स्वरूप या प्रवृत्तियों पर विचार कर रहे हैं, जिसके 3 वीडियो आप देख चुके हैं, जिनमें हमने पिछली वीडियो में ध्वनि परिवर्तन पर विचार किया था। उसके बाद के वीडियो में स्वनिम यानी स्वन प्रक्रिया पर विचार किया था और ध्वनि परिवर्तन के अंतर्गत शब्द समूह परिवर्तन पर भी हम विचार कर चुके हैं कि किस तरह प्राचीन शब्दों का लोप होता है और नए शब्दों का आगमन होता है। इस वीडियो में आगे अब हम रूप परिवर्तन पर विचार कर रहे हैं। भाषाओं में रूप रचना में भी परिवर्तन होता रहता है, यद्यपि ध्वनि परिवर्तन तथा शब्द समूह परिवर्तन की तुलना में ये कम होता है। उदाहरण के लिए 1950 तक मुझे तथा मुझको, तुझे तथा तुझको जैसे रूप चलते थे, अब मेरे को तेरे को जैसे रूप भी काफी प्रचलन में आ गए हैं। यद्यपि अभी ऐसे रूपों को मानक का दर्जा नहीं दिया गया है। ऐसे ही पहले गाय के बहुवचन गायें की तरह इंद्रिय से इंद्रिय रूप चलता था, अब इंद्रियां चलने लगा है तथा इंद्रिय का प्रयोग समाप्त हो गया है। तो स्वरूप की दृष्टि से रूप परिवर्तन प्रमुखतः निम्न प्रकार से होता है, जैसे रूप बनाने वाले पुराने रूपिम यानी संबंध तत्व के स्थान पर नए रूपिम का प्रयोग, जैसे संस्कृत के म के स्थान पर हिंदी में को या श के स्थान पर का, जैसे रामस्य को हम राम का कहते हैं, रामः को हम राम को कहते हैं। दूसरा है पुराने मूल के स्थान पर नए मूल का प्रयोग। उदाहरण के लिए पहले मुझको चलता था, अब नई पीढ़ी मेरे को कहने लगी है। तीसरा कारण है मूल तथा प्रत्यय दोनों में परिवर्तन। उदाहरण के लिए अंग्रेजी में गो का भूतकाल का जो रूप था, पहले GOED तथा WEND जाना का WENT ये होता था, अब गो का गॉड के स्थान पर भूतकाल वेंट मान लिया गया और इस तरह रूप पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। और अतिरिक्त रूपिम का प्रयोग, उदाहरण के लिए दरअसल का अर्थ है असल में, अर्थात दर में अर्थ का वाचक है। जो लोग इस बात से परिचित नहीं है वे एक और रूपिम का प्रयोग करते हैं दरअसल में, जबकि इस तरह दर के ही अर्थ में एक अतिरिक्त रूपिम आ जाता है। अब इनके कारण क्या है? ध्वन्यात्मक परिवर्तन के कारण जब विभक्ति घिसकर लुप्त हो जाती है तो अर्थ की स्पष्टता के लिए नई विभक्ति या परसर्ग जोड़े जाते हैं। इस तरह रूपिम में परिवर्तन हो जाता है, जैसे रामस्य के स्थान पर राम को हो गया है। भाषा में रूपावली में जितनी कमी हो, भाषा उतनी सरलता की ओर जाती है। पहले मैं, मुझ, मेर ये 3 रूप उत्तम पुरुष एक वचन में थे, अब मुझ का लोप करके केवल 2 से काम चलाया जाने लगा है, मैं, मेर, जैसे मेरे को, मेरे से। इस तरह सरलता की प्रवृत्ति ऐसे परिवर्तनों के पीछे काम करती है। कभी कभी अपवाद स्वरूप भी ऐसा हो जाता है, जैसे हम उदाहरण पढ़ चुके हैं गो और वेंट का। कभी कभी जब जनता किसी रूपिम का अर्थ नहीं जानती है तो भी परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण हम पढ़ चुके हैं दरअसल के स्थान पर दरअसल में, दर हकीकत के स्थान पर दर हकीकत में, ऐसे उदाहरण है। इस तरह से रूपिम में परिवर्तन हो जाता है। रूप प्रक्रिया परिवर्तन, हिंदी में स्वन प्रक्रिया का प्रयोग किसी भाषा की स्वनिमों तथा उपस्वनों की व्यवस्था के लिए अंग्रेजी फोनोलॉजी के अर्थ में चलता है। इसी आधार पर यहाँ रूपिमों तथा उपरूपों की व्यवस्था के लिए रूप प्रक्रिया शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। संस्कृत से हिंदी के विकास पर दृष्टि डालें तो रूप प्रक्रिया परिवर्तन का एक रोचक उदाहरण मिलता है। संस्कृत में जाना अर्थ में या और गम 2 धातुएं थी। हिंदी में गया, गई, गए रूप संस्कृत गम के रूप से विकसित है तथा जाता आदि या के रूप में। अब हिंदी में एक ही धातु जा से ये सभी रूप गया, जाया, जाओ
बन जाते हैं। इस तरह मूल व्यवस्था बदल गई। ऐसे ही अंग्रेजी का जो गो था वो भी भूतकाल का रूप वेंट माना जाता था, जबकि वास्तविकता यह है कि यह अंग्रेजी की एक पुरानी धातु WEND वेंड का भूतकाल है। ऐसे ही पहले हिंदी उत्तम पुरुष एक वचन के रूप में मुझ और मेरे, इन तीनों पर आधारित थे। अब नई पीढ़ी में मेरे को, मेरे से ऐसे रूप बनने लगे हैं। स्पष्ट ही ऐसे परिवर्तनों का कारण कुछ शब्द या धातु का लोप है। एक में कल्पित धातु गए, जिसमें मूलतः गया बना है, का लोप हो गया, और दूसरे में WAND का, तीसरे में मुझ का। ऐसे ही तुझ के लोप से तेरे को, मेरे को जैसे रूपों का विकास हो गया है।